जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार हीरा क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। सोशल साइंस का पहला वीडियो मिल चुका है आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस का जो दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है, बिहार बोर्ड क्लास 10 का ज्योग्राफी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर पहले क्लास सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन आप लोगों ने नहीं देखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में सोशल साइंस का संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन हुआ था, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया गया था कि सोशल साइंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट आता है, उन सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स आता है, कितने चैप्टर्स आते हैं, उसके बाद सोशल साइंस से कितना नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है, इन सभी का विस्तार से डिस्कशन किया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता चले। ठीक? तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी ज्योग्राफी भूगोल क्लास 10th का भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसमें जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का भूगोल का, जो पहला चैप्टर है, क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में कौन-कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि भारत संसाधन उपयोग क्या है। ठीक, तो चलिए हम लोग चैप्टर में एंटर करते हैं। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग छोटा-सा बेसिक बात जान लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक? तो ज्योग्राफी के बारे में हम लोग चलिए समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ज्योग्राफी क्या है, ठीक? ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल की अगर हम बात करें, तो भूगोल सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ के समझाएँ, तो भूगोल सबसे पहले 2 वर्डों से मिल के बना है। ज्योग्राफी जो वर्ड है, वो 2 शब्दों से मिल के बना है, 2 वर्डों से मिल के बना है। 2 वर्ड कौन-कौन सा है? पहला है जियो। पहला क्या है? जियो। पहला वर्ड है जियो प्लस ग्राफो। भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफो। जियो का अर्थ क्या होता है और ग्राफो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ हम लोग देखें, तो जियो मतलब होता है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। अगर ग्राफो की बात करें, तो हम लोग ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना या नहीं तो वर्णन करना। वर्णन करना। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, तो वो 2 शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। ठीक? अब इससे हम लोगों का एक सिंपल सा डेफिनेशन बन के आता है, सिंपल सी परिभाषा बन के आता है कि पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। यह भूगोल कहलाती है। भूगोल। ठीक? कि जियो प्लस ग्राफो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करने का सेंस क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना मतलब पृथ्वी में जितने भी सारे मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, देश, महादेश, इन सभी का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? ज्योग्राफी में ही करते हैं, ठीक? तो ज्योग्राफी का अध्ययन करना
ही क्या कहलाता है? अच्छा, पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक, अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझे तो हम एक मान के चलिए ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के अध्ययन की बात करें तो हम लोग पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग 3 तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। कौन-कौन से तरीके से? पहला है कि भूगोल का जो ज्योग्राफी का सॉरी पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? जैसे बाहरी भाग में पृथ्वी का क्या पाया जाता है? जैसे वायुमंडल हो गया, गैसेस हो गए, और उससे बाहर अगर बात करें तो खगोलीय पिंड जैसे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड वगैरह, सूर्य, चाँद, तारे, इन सभी का अध्ययन करते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। दूसरा अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? जैसे हो गया क्रूड हो गया, मेंटल हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक? और पृथ्वी के तीसरे अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जाता है? जैसे कि सतह पर क्या पाया जाता है? जैसे मानव पाया जाता है, अ, पर्वत, पठार, स्ट्रक्चर्स टाइप के पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं पृथ्वी के सतह पर। अगर फिगर के तौर पर देखें तो हम लोग जैसे ये पृथ्वी है, ये मान के चलिए पृथ्वी है। पृथ्वी की अगर बाहरी भाग की बात किया जाए तो बाहरी भाग में क्या कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? जैसे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सूर्य, चाँद, तारा, उसके बाद हो गया क्षुद्र ग्रह, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया खगोलीय खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। पृथ्वी की अगर बाहरी भाग के बारे में बात करें तो पृथ्वी के बाहरी भाग में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? खगोलीय पिंड, ठीक? और पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम लोग पढ़ते हैं जैसे खनिज पदार्थ हो गया, मेंटल क्रूड, इसके बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक तो पृथ्वी के बाहर क्या है, और तीसरा जो है पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जाता है। पृथ्वी के सतह पर अभी आप लोगों ने हम लोगों ने जाने कि पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, इन सभी के बारे में, देश, महादेश, इन सभी के बारे में हम लोग पृथ्वी की सतह पर पढ़ते हैं। मानव हो गया, जीव-जंतु हो गया, ये सभी सतह पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की अध्ययन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है पृथ्वी के बाह्य भाग में क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी के सतह पर क्या है। तो इन्हीं तीनों कंपोनेंट को मिलाकर जो सब्जेक्ट बनता है, उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। मतलब ज्योग्राफी में जो इन्हीं तीनों कंपोनेंट को मिलाकर पढ़ा जाता है, पृथ्वी के संपूर्ण वर्णन को, संपूर्ण अध्ययन को पढ़ा जाता है। ठीक? तो उम्मीद है पृथ्वी का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपको समझ में आया होगा। ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। सबसे पहले ज्योग्राफी जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफो। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक? तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या निकल के आया? पृथ्वी का अध्ययन करना, ठीक? अब हम लोग बात करते हैं ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, वो ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ये ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले दिया था, इसे देने वाले व्यक्ति सबसे पहले कौन थे? इसे सबसे पहले सबसे पहले देने वाले व्यक्ति व्यक्ति कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज थे। इस वर्ड को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे? इरेटोस्थनीज थे, ठीक? तो इसीलिए हम लोग इसे भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। भूगोल के अगर पिता की बात करें तो इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक, फादर ऑफ मतलब इस ज्योग्राफी जो शब्द है वो सबसे पहले इसे देने वाले व्यक्ति कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले दिया था, इसीलिए इसे भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक? तो अब हम लोग चलते हैं आगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का डेफिनेशन अब विस्तार से हम लोग जान लेते हैं कि क्या है भूगोल। भूगोल, ज्योग्राफी,
तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, परिभाषा की बात करें, तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह सब्जेक्ट है, विषय या शास्त्र है, जिसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, मतलब ये खगोलीय पिंड के बारे में बात कर रहा है, खगोलीय पिंडों के बारे में बात कर रहा है, पृथ्वी के जो ऊपर क्या क्या है, ऊपरी स्वरूप के बारे में बात कर रहा है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, जमीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इनके बारे में बात करता है कि पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उनके प्राकृतिक भागों अथवा उस वहाँ पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में हम लोग भूगोल में खनिज तत्वों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे ही ज्योग्राफी कहते हैं, उसे ही भूगोल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है कौन, खनिज पदार्थ हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों में पढ़ते हैं। ठीक, पृथ्वी का जो अ, ऊपरी प्राकृतिक जो भाग है वो है, वो बताया हम लोग, पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, इन ये सभी तो प्राकृतिक ही भाग है। तो पृथ्वी ओवरऑल देखा जाए तो पृथ्वी में जितने चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकृति हो गया, उसके बाद संरचना हो गई, उसके बाद हो गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के बाह्य भाग में क्या है, इन सभी को मिलाकर हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे हो गया पर्वत, हो गया खनिज, महाद्वीप, महासागर, मृदा, इन सभी के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं अब हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की ओर कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, भूगोल का सबसे पहला चैप्टर क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो कौन-सा है? भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में कौन-कौन से संसाधन, भारत के संसाधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन, भारत में संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, उसका नियोजन कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चैप्टर है, संसाधन ही सिर्फ पढ़ना है। ज्योग्राफी में अगर क्लास 10 की बात करें तो संसाधनों के बारे में ही सिर्फ पढ़ा जाता है। यह जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर है, एसएसटी का सबसे बड़ा चैप्टर है। पहला चैप्टर के अंतर्गत ही 6 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर के अंदर में 6 चैप्टर आता है, खंडों में विभक्त है। जैसे खंड क, खंड ग, खंड घ, खंड ख, इस टाइप का मतलब बाँटा हुआ है। लेकिन सभी में संसाधन ही है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भारत संसाधन उपयोग के अंतर्गत तो जो खंडों में विभक्त है कि पहला कौन-सा है? जो भूमि संसाधन हो गया, भूमि संसाधन हो गया, दूसरा है ख क्या है? जल संसाधन हो गया, जल संसाधन। उसके बाद तीसरा है वन संसाधन हो गया, चौथा है खनिज संसाधन, तो पांचवा है शक्ति संसाधन, शक्ति या ऊर्जा संसाधन। तो भूगोल का जो पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत 6 चैप्टर आते हैं। जो पहला चैप्टर ये पहला में जो हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में, वो बेसिक बातें हैं। तो उसके बाद खंड क में पढ़ेंगे भूमि संसाधन, खंड ख में पढ़ेंगे जल संसाधन, खंड ग में पढ़ेंगे वन संसाधन, खंड घ में पढ़ेंगे खनिज संसाधन और खंड अंगों में पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। इन छहों संसाधनों के बारे में सिर्फ पढ़ना, ये बहुत ही लंबा चलने वाला पहला चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो इसे तसल्ली से पढ़िएगा, एकदम सिर्फ संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन-कौन से संसाधन पाए जाते हैं, इनका उपयोग कैसे करना, इन सभी के बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें इसे तो बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि संसाधन क्या है? संसाधन को सिर्फ संसाधन ही आता है, तो संसाधन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग संसाधन को बढ़िया से एकदम समझेंगे, उसका उपयोग समझेंगे, ठीक? तो पहला जो चैप्टर में ये टॉपिक कौन-कौन से हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं, तो टॉपिक देख लेते हैं कौन-कौन सा है। पहला चैप्टर में पहला टॉपिक है संसाधन, संसाधन को अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा है संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण देख लेंगे कौन-कौन से संसाधन है। उसके बाद संसाधन संसाधन नियोजन देख लेंगे, संसाधन का नियोजन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, उसका उसका उपयोग करने के लिए।
चौथा है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन कैसे होगा? उसके बाद है संसाधनों का संरक्षण, और लास्ट टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा। इन सभी के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, संसाधन। हम लोग संसाधन को एकदम डिटेल से समझते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स, संसाधन का डेफिनेशन क्या है कि प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, प्रकृति में उपलब्ध वो सभी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। मतलब प्रकृति में जितना भी वस्तु उपलब्ध है, जितना भी चीज उपलब्ध है, वह मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जो मानव के काम में आता हो, जैसे ठीक उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। जो मानव के काम को आसान बनाता है। प्रकृति में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो मानव के काम में आए, मानव के काम को आसान बनाए, उसे संसाधन बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, वो मानव के काम को आसान बनाता है। कैसे? अगर कहीं जाना है, पैदल ना जाके गाड़ी में जाए तो और आसानी होगी, जल्दी पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। इसीलिए संसाधन का उपयोग हम लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं, ठीक? जैसे हो गया जल, हो गया भूमि, वन, खनिज, इन सभी को संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में एक फ़ोन होगा, उसे संसाधन कहते हैं, क्योंकि संसाधन के ज़रिए ही आप हमें देख पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद आपके हाथ में पेन होगा, कॉपी होगा, टेबल होगा, डेस्क होगा, बेंच होगा, इन सभी चीज़ें जो आपके काम को आसान बनाता है, जो आपकी काम को मतलब आसान बनाता हो, जो आपके काम में आता हो, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। मतलब आपके आस-पास जो भी चीज़ है, जो आपके काम को आसान बनाता है, उसे संसाधन बोलते हैं, सीधा-सा डेफ़िनेशन है। या मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएँ संसाधन हैं। ठीक, जीवन उपयोगी वस्तु उसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जीवन उपयोगी वस्तु संसाधन कहलाती है। जो जीवन उपयोगी वस्तु है सॉरी, जैसे 1 नंबर हो गया, जैसे एग्ज़ाम्पल में हम जल, ये जल है। अब जल का उपयोग क्या है? मानव जीवन में जल का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जल ही जीवन है, एक कहावत है, जल ही जीवन है, जीवन है। अब जल मानव के उपयोग में कैसे काम में आता है, जीव जंतु के उपयोग में कैसे काम में आता है? तो सबसे पहली बात, जल जल को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जल को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए। उसके बाद जल का और दूसरा उपयोग क्या है? जैसे कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, इन सभी के बारे में, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, पेड़-पौधों के लिए। जल जल के बिना जीवन जीने की कल्पना करना असंभव है। इसलिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि मतलब मानव जिएगा कैसे? दूसरा है दूसरा है पवन संसाधन। पवन संसाधन, पवन का क्या-क्या उपयोग है मानव जीवन में? ठीक, तो पवन जैसे वायु हो गया, ये तो इससे ऑक्सीजन भी लिया जाता है, जैसे बाकी एक पवन का उपयोग हम लोग करते हैं ऊर्जा संसाधन के रूप में, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक। पवन चक्की लगा दिए, टरबाइन घूमेगा, उससे बिजली प्राप्त होगी, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा के काम में लेते हैं। तीसरा संसाधन है, तीसरा एग्ज़ाम्पल है पेड़-पौधे। पेड़-पौधे, अब पेड़-पौधे हमारे जीवन में क्या-क्या उपयोग में आता है, कैसे हमारे काम को आसान बनाता है। अगर पेड़-पौधे नहीं रहे तो क्या होगा? क्या मानव या जीव-जंतु जीवित रह पाएँगे? असंभव है। क्यों? क्योंकि भाई पेड़-पौधे से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद इनके बिना तो खाद्य पदार्थ वाली जितने भी वस्तु है, जैसे फसल हो गया, फल हो गया, इन सभी चीज़ें तो फल से ही प्राप्त होता है। जीव-जंतु कैसे जीवित रहेंगे कि क्या? फल हो गया, कोई फल देता है, उससे हम लोग फसल प्राप्त करते हैं। तो इन सभी ये तीनों जो है जीवन उपयोगी वस्तु है।
मनुष्य अपना जीवन जीने की कल्पना करना भी मुश्किल है, ठीक? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है। संसाधन को अच्छे से अगर समझ गए हैं तो लाइक कीजिएगा चैनल को, ठीक? तो संसाधन क्या है? रिसोर्स, प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो आपकी काम को आसान बनाता है, जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं, ठीक? तो ये डेफिनेशन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है, अधिकतर आते रहता है। ये संसाधन क्या है, आप इसे विस्तार से बताएं। हम बता देंगे। संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो हमारी काम को आसान बनाता है, उसे संसाधन कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारे जीवन में उपयोग में आता है, उसे ही संसाधन कहते हैं, ठीक? तो संसाधन समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ संसाधन है, दुनिया में जितना चीज़ है वो सभी संसाधन है, ऐसा नहीं है, ठीक? संसाधन होने का भी कोई शर्त है, संसाधन होने का भी कोई कंडीशन है, तो उन कंडीशन को जानते हैं। कौन सा कंडीशन जब लागू होगा, अप्लाई होगा, तो संसाधन कहलाएगा, ठीक? तो सबसे पहले संसाधन बनने की शर्तें हैं। संसाधन बनने की 3 शर्तें हैं, ठीक? अगर 3 चीज़ें, किसी भी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। कौन-कौन सी चीज़ें? पहला है उपयोगिता, तकनीक और मानव ज्ञान। उपयोगिता की अगर बात करें, तो वह मनुष्य के काम में आए। ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के काम में ही नहीं आए, तो वह संसाधन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो मनुष्य के काम में आए वही संसाधन कहलाएगा, ठीक? मनुष्य के काम में आए, जो आपके काम को आसान बनाए, जो आपके काम में ही नहीं आए तो वो संसाधन कैसे होगा? तो काम में आना ज़रूरी है। दूसरा है तकनीक। तकनीक क्या है? तकनीक के बिना संसाधन हो ही नहीं सकता। उसका उपयोग करने के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए तकनीक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे पेट्रोल एक एग्ज़ाम्पल है, ले लेते हैं खनिज पदार्थ से, पेट्रोलियम। एग्ज़ाम्पल से समझ में अच्छा आता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ठीक? अब यह पेट्रोलियम है, इसका इसका हम लोग रिफ़ाइन करके हम लोग मान के चलिए पेट्रोल, डीज़ल सारा कुछ निकाल लिए, ठीक? अब ये हमारे काम में कैसे आएगा, तकनीक कैसे लगेगी इसको निकालने में? सबसे पहले तो इसको ज़मीन के अंदर से निकालने में ही इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, क्या हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ को ज़मीन के अंदर से निकाल सकते हैं? खनिज पदार्थ को ज़मीन के अंदर से निकाल सकते हैं? उसका खनन ही नहीं कर पाएँगे। इसका बड़ा-बड़ा प्लांट लगता है। अब 1-2 बाल्टी निकालना हो तो कुआँ खोद के तो ये निकाल सकता है कोई भी। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जब निकालना हो तो इसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। बिना बिना तकनीक के ये संभव नहीं है कि आप संसाधनों का उपयोग कर लें, ठीक? अगर मान के चलिए इससे अगर पेट्रोल निकाल लिए, ठीक? पेट्रोल निकाल लिए। अब इसे पेट्रोल का उपयोग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग चाहिए, जिससे मोटर बाइक बने, मोटर कार बने, इनसे, ताकि ये पेट्रोल हमारे काम में आ सके, ठीक? तो बिना तकनीक के भी संसाधन होना असंभव है। तो किसी भी संसाधन को जब तक बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, वह संसाधन नहीं बनेगा, बेहतर संसाधन नहीं बन सकता। इसीलिए तीसरा है मानव मानव ज्ञान। मानव को भी उसका ज्ञान होना चाहिए, उस संसाधन का मानव को भी ज्ञान होना चाहिए कि तब ये संसाधन बनेगा। जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग, खनिज। खनिज खनिज में कोयला ले लेते हैं, कोयला। पहले तो मानव ज्ञान नहीं था कि कोयला भी एक ज्वलनशील ईंधन है। कोयला भी मानव के काम में आ सकता है, तो वह संसाधन नहीं था। जब मानव को पता चला कि कोयला एक खनिज पदार्थ है, जिससे ज्वलनशील पदार्थ है, जो जलता है, मानव के काम को आसान बनाता है, उससे आग आग जलता है, तो कोयला एक संसाधन हो गया। इसीलिए मानव को ज्ञान होना आवश्यक आवश्यक है कि कोयला एक ज्वलनशील पदार्थ है। जब तक मानव को अगर ज्ञान नहीं होगा, उसके बाद उस वस्तु के बारे में पता नहीं होगा कि यह हमारे काम में आ सकता है, यह हमारे काम को आसान बना सकता है, तो वह संसाधन नहीं हो सकता। इसीलिए संसाधन होने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले संसाधन होने की 3 शर्तें हैं। उपयोगिता क्या है? वह मनुष्य के काम में आता हो? क्या उसका उपयोग हो सकता है हमारे जीवन में? तो दूसरा है तकनीक। उस वस्तु को का उपयोग करने में टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जितना बेहतर टेक्नोलॉजी होगा, वह संसाधन उतना अच्छे से काम में आएगा हम लोगों के।
तीसरा है मानव ज्ञान, मनुष्य को उसका ज्ञान होना चाहिए, मानव को उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारे काम में आ सकता है, ये हमारी काम को आसान बना सकता है। इन्हीं तीनों चीज़ों से संसाधन बनता है, कोई भी चीज़ इन्हीं तीनों चीज़ों से संसाधन बनता है, ठीक? तो हम लोग पढ़ लिए थे संसाधन क्या है? प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी काम को आसान बनाता हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। और दूसरा क्या है संसाधन होने की शर्तें, किसी भी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती है, उपयोगिता और हो गया तकनीक और मानव ज्ञान। उपयोगिता मतलब काम में आना चाहिए वह वस्तु, तकनीक मतलब उसको उसका उपयोग करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और तीसरा है मानव ज्ञान, उसका उपयोग करने के लिए मानव को आना चाहिए, मानव को ज्ञान होना चाहिए कि वह वस्तु हमारे काम में आ सकता है, ठीक? यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं कि संसाधन के प्रकार कितने हैं। संसाधन के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? मेनली संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है जैविक। भौतिक संसाधन क्या है और जैविक संसाधन क्या है? आइए समझते हैं। भौतिक संसाधन उसे बोलते हैं जो निर्जीव हो, ऐसा संसाधन जो निर्जीव हो और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता हो। ऐसा संसाधन भौतिक संसाधन क्या है? आइए समझते हैं हम लोग। ऐसा संसाधन ऐसा संसाधन जो निर्जीव हो और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक संसाधन। पर्यावरण को प्रभावित करता हो, उसे भौतिक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन कहलाते हैं जैसे में भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सभी क्या है पर्यावरण को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है, उसे ही भौतिक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं है, जो मरा मरा हुआ है, वह जिंदा नहीं है, वह जिसमें जान नहीं है, वह निर्जीव हो, उसे ही भौतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन उसे कहते हैं जो जीवित हो, सजीव वस्तुओं को जैविक संसाधन कहते हैं। सजीव जैविक संसाधन कहते हैं। ये सभी सजीव वस्तुएं जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वनस्पति हो गया, इसमें वो पेड़ पौधे उसमें जान होते हैं, वो जीवित होते हैं। वन्य जीव हो गया, ये भी सजीव वस्तु है। जलीय जीव हो गया, मछली वगैरह, ये तो जीवित होते हैं, इसमें जान होती है। मानव जीवन हो गया, मानव भी जीवित होता है, सजीव वस्तु है। मतलब संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है जैविक। भौतिक संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव है, जो मरा हुआ है, जिसमें जान नहीं है, उसे भौतिक संसाधन कहते हैं। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, ये सभी भौतिक संसाधन है। दूसरा क्या है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन आते हैं जो सजीव है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, जल हो गया, जलीय जीव हो गया, जैसे मछली वगैरह हो गया। इन सभी चीजों को हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं, ठीक? तो संसाधन का प्रकार भी क्लियर हो गया कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन में भूमि, मृदा, जल, खनिज, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं और जैविक संसाधन में वनस्पति, वन्यजीव, सजीव वस्तुओं को पढ़ते हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे
देखते हैं संसाधन के बारे में और भी सारी चीज़ें। एक 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 टर्म है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड होता है मतलब संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। सबसे पहले समझते हैं ये मेरुदंड क्या है? मेरुदंड, मेरुदंड मतलब बैकबोन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। मनुष्य में कोई भी जीव में या मनुष्य में रीढ़ की हड्डी जो पाया जाता है, ये पीछे वाली जो हड्डी होती है उसे ही बैकबोन बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, उसी को मेरुदंड बोलते हैं। अगर आप सोचिए कि मेरुदंड अगर मनुष्य के शरीर में नहीं हो, तो क्या मनुष्य सही से खड़ा हो पाएगा? मनुष्य खड़ा रह पाएगा? इसीलिए मनुष्य को जितना ज़रूरी है बैकबोन उतना ही ज़रूरी है किसी देश में संसाधन। जितना ज़रूरी है मनुष्य को खड़ा रहने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है बैकबोन, अगर मनुष्य के शरीर में बैकबोन नहीं रहे, तो मनुष्य खड़ा नहीं रह पाएगा, कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। वो गिर जाएगा क्योंकि कमर से जो कंधे को जो जॉइंट करता है, वो बैकबोन ही जॉइंट करता है, उसके बीच में कोई हड्डी नहीं रहती। तो मनुष्य को खड़ा रहने के लिए विकसित करने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी उसकी बैकबोन है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी किसी भी देश को विकसित करने के लिए संसाधन है, ठीक? संसाधन कोई-सा भी हो, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया या मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक? या मानव संसाधन हो गया, संसाधन कोई भी हो या प्राकृतिक संसाधन या मानव संसाधन हो, दोनों संसाधनों में कोई संसाधन होना चाहिए। किसी भी देश को विकसित करने के लिए बैकबोन होना आवश्यक है। जैसे अगर हम बैकबोन की बात करें जैसे ये वाला हड्डी जो होता है बैकबोन मनुष्य को इंसान को खड़ा रहने के लिए उसे बैकबोन की आवश्यकता होती है। अगर बैकबोन नहीं है तो वो खड़ा नहीं रहे। इसीलिए किसी भी देश में संसाधन इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी ज़रूरी है। ठीक, अगर कोई भी देश हो जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा, वह देश उतना ज़्यादा विकसित करेगा, उतना ज़्यादा अमीर होगा। क्यों? अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे एक एक देश ले लिए अमेरिका। अमेरिका अमेरिका हो गया या रूस हो गया, यह विकसित देश है। विकसित देश है, क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ का है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अच्छा मिलता है, जैसे महँगा-महँगा हो गया खनिज तत्व हो गया, यूरेनियम हो गया सिलिकॉन वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें अमेरिका, रूस इन सभी देशों में अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। क्योंकि इन सभी चीज़ों का उपयोग करके, उनका खनन करके, उनका उपयोग करके, टेक्नोलॉजी लगाकर उसमें बेहतर जैसे हथियार बनाता है वो लोग अमेरिका और रशिया वगैरह, लड़ाकू विमान बनाता है, फाइटर जेट्स बनाता है, इन सभी चीज़ों को बनाकर वो विदेश में सप्लाई करता है, विदेशों में बेचता है, उससे पैसा आता है, उससे देश देश को इनकम होता है और वह देश विकसित होता है। प्राकृतिक संसाधन जब तक नहीं रहेगा, मान के चलिए किसी देश में अगर लोहा नहीं है, तो वह देश क्या विकसित करेगा? एक एक संसाधन लोहा नहीं है, क्योंकि लोहा के बिना लगभग बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। जैसे स्टील लोहा से स्टील जैसे बिल्डिंग बनाना हो, कहीं पुल बनाना हो, वहाँ भी लोहा का काम आता है। ठीक? तो संसाधनों के बिना मनुष्य को जीवन जीने की कल्पना भी नहीं होता है, मतलब अच्छे से नहीं जी पाएगा। जैसे अमेरिका, रूस ये सब देशों में संसाधन बहुत अच्छे से मिलता है, प्राकृतिक संसाधन, तो ये देश विकसित है। लेकिन एक और देश है, जैसे एक और देश हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं जापान। जापान, जापान एक ऐसा देश है जहाँ की प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, ना के बराबर। लेकिन जापान विकसित देशों के साथ खड़ा है, क्यों? क्योंकि जापान का जो मानव संसाधन है, वो इतने सबल तरीके से कार्य करता है, इतने विवेकपूर्ण कार्य करता है, जितना भी संसाधन उन्हीं संसाधनों का उपयोग इतने विवेकपूर्ण तरीके से करता है, प्लान तरीके से करता है, जिससे कि जापान आज विकसित देशों के साथ खड़ा है, ठीक? तो जापान में प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन मानव संसाधन इतना अच्छा है, मानव संसाधन इतना बेहतर तरीके से कार्य करता है, जिससे कि वह देश विकसित है। जैसे अमेरिका और रूस वगैरह, फ्रांस वगैरह ये विकसित है, उसी तरह से जापान भी विकसित है। लेकिन अमेरिका, रूस, फ्रांस में यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन कम मात्रा में मिलता है, तब पर भी वह देश विकसित है। तो इससे यह पता चलता है कि प्राकृतिक सिर्फ़ अगर कोई देश में प्राकृतिक संसाधन तो विकसित नहीं होता है, उसमें मानव संसाधन का भी होना आवश्यक है। मानव संसाधन जब तक नहीं रहेगा, उस वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेगा, वहाँ के संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं करेगा, तो वह देश विकसित होगा? नहीं होगा। क्यों? तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक?
दूसरा है कि सेवा को भी संसाधन माना गया। अब सेवा को संसाधन माना गया है, सेवा को भी संसाधन माना गया। सेवा को संसाधन कैसे माना गया? अब सेवा क्या है? सेवा क्या है? जैसे कोई डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, शिक्षक शिक्षक हो गया, ये सेवा ही करता है। इंजीनियर हो गया, इंजीनियर इंजीनियर हो गया, सेवा करता है। क्या डॉक्टर से हम लोग पैसे जो देते हैं, वस्तु सामान खरीदने जाते हैं? नहीं, वो सेवा देता है। डॉक्टर के यहाँ जब भी जाते हैं हम लोग, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है तब जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो वो सेवा हुआ, एक प्रकार का सेवा हुआ। शिक्षक पढ़ाता है, भले ही वो आपसे फीस लेता है, लेकिन वह तो आपको सेवा देता है, वो आपको पढ़ाता है, आपको ज्ञान देता है, ठीक। तो वह कोई वस्तु नहीं देता है, वो आपको ज्ञान देता है, तो ये सेवा के अंतर्गत आएगा। तो जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया, कोई सरकारी मतलब पद पर बैठा कोई ऑफिसर हो गया। उसके बाद नेता की बात तो हम लोग करबे नहीं करेंगे, नेता तो अपने बदनाम है, ठीक। कोई कोई ठीक होता है, उसके बाद सारा नेता वैसा ही होता है। तो सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे सेवा भी तो मनुष्य ही करता है। जैसे कोई आपसे कुछ लेता देता है, तो वह सेवा ही हुआ, मतलब आपके जो आपके काम में आता है, तो मनुष्य भी काम में आता है, उसी उस सेवा को भी संसाधन माना गया। अब है कि यहाँ तक कि मानव को भी संसाधन माना गया। मानव को भी संसाधन माना गया। मानव को संसाधन कैसे माना गया? भाई ये जो डॉक्टर इंजीनियर ये तो मानव ही है ना। तो मानव भी एक दूसरे के काम में आता है, मानव भी मानव के काम में आता है, तो इस तरीके से मानव भी संसाधन हो गया। जब तक मानव नहीं है तो वह संसाधन विकसित कैसे होगा? तो मानव के बिना संसाधन असंभव है, ठीक। तो मानव भी एक संसाधन है। मानव ही क्या करता है? भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को, संसाधन के 2 प्रकार, एक भौतिक एक जैविक। संसाधन के दोनों प्रकारों को, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता है। मानव क्या करता है? या तो भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो, इन दोनों को तकनीक के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे, टेक्नोलॉजी लगाकर उसको विकसित करता है। उसको उस टेक्नोलॉजी का लगाकर मानव के उपयोग में लाता है, उसे ही संसाधन के रूप में विकसित करता है। मानव ही क्या करता है कि या तो भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो, दोनों पदार्थों को तकनीक या टेक्नोलॉजी लगाकर, टेक्निक लगाकर, इन दोनों के सहारे क्या करता है? मानव के जीवन उपयोगी बन उन उस वस्तु को जीवन उपयोगी बनाता है, ताकि वह संसाधन इसीलिए वह संसाधन बनकर विकसित होता है। तो मानव ही क्या करता है? उन वस्तुओं को संसाधन के रूप में बनाकर विकसित करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? सेवा को भी संसाधन माना गया है, सेवा को भी एक याद रखिएगा, सेवा को भी संसाधन माना गया और मानव भी एक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। इन दोनों टर्म को याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या सेवा को संसाधन माना जा सकता है? तो यस, माना जा सकता है, और मानव भी एक संसाधन है। इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि एक भूगोलविद है, ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, कथन है। स्टेटमेंट है कि जिम्बरमैन एक व्यक्ति थे, भूगोलविद थे, जिम्बरमैन एक भूगोलविद थे, व्यक्ति थे। इसने बोला था, इसका एक कथन है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधन पहले से नहीं होते, वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मानवों के द्वारा। जब मानव किसी एक एक चीज को दूसरे रूप में कन्वर्ट करके उसका उपयोग करने लगता है, किसी एक वस्तु को, जैसे मान के चलिए हम लोग एक पेड़ का उदाहरण ले लिए, कि एक पेड़ को काट कर जब दूसरे वस्तु के रूप में उपयोग करता है, उसके लकड़ियों को काट कर, जैसे कोई हो गया गेट हो गया, बना लिया, कोई मेज डेस्क बना लिया, कोई हो गया कि कुर्सी बना लिया, लकड़ी को काट कर उन फर्नीचर्स को बनाया, लकड़ी से ही फर्नीचर्स बनता है। तो मानव क्या किया? लकड़ी को काट कर एक संसाधन से दूसरे संसाधन के रूप में डेवलप करके उसका उपयोग किया। उसको उसी क्या बोलते हैं? संसाधन पहले तो नहीं था, उसी को डेवलप करके दूसरे रूप में उपयोग करना, मनुष्य के जीवन उपयोगी वस्तु बनाकर उसका उपयोग करना, इसी को संसाधन बोलते हैं। इसीलिए संसाधन पहले से नहीं होता, उसे बनाया जाता है, ठीक।
पहले से जो होता है तो उसको कन्वर्ट करके संसाधन के रूप में बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी लगाकर उसके उसमें टेक्निक लगाकर उसे विकसित किया जाता है, तब वह संसाधन बनता है। तो ज़िम्बरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कि ये संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? ज़िम्बरमैन ने। यानी तो ज़िम्बरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये संसाधन के बारे में ज़िम्बरमैन का कथन है, ठीक? दूसरा व्यक्ति है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब हमारे पास जितना संसाधन है, भारत में जितना भी संसाधन पर्याप्त है, वह पेट भरने के लिए, लोगों के काम में आने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने का मतलब हो गया कि मतलब कोई भी बड़ा-बड़ा उद्योगपति है, वो संसाधनों का दोहन करता है, बहुत अधिक मात्रा में दोहन करके वह अ, अपनी इनकम के लिए वह दोहन करता है ताकि वह उस वस्तु को अधिक से अधिक मतलब व्यापार कर सके उस वस्तु का उपयोग करके। तो इसीलिए बोला है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, जितना पर्याप्त संसाधन है, वह पर्याप्त संसाधन पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। बहुत अधिक उपयोग करने के बाद वह संसाधन नहीं रहेगा, ठीक? इसीलिए सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ये महात्मा गांधी का कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इन दोनों कथनों को आप याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? संसाधनों के बारे में महात्मा गांधी का कथन क्या है? तो महात्मा गांधी का कथन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसी तरीके से ज़िम्बरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं, बनते। इन दोनों कथनों को याद रखिएगा, ठीक? उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक? संसाधनों का वर्गीकरण क्या है कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन, इन सभी संसाधनों को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने यार, दोस्त, चाहने वालों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।